इस वीडियो में हम पढ़ने वाले तुम्हारे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 सेल साइकिल सेल डिवीजन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बनाए 5 पेजेस में। तुम्हारा चैप्टर मैंने नोट्स में कर दिया और सारे देखो फ्लो चार्ट के फॉर्म में, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट के फॉर्म में करता कि तुम्हें मज़ा आए पढ़ते वक्त। और लाइक दिक्कत ना हो, लाइक लॉन्ग सेंटेंस पढ़ने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो थोड़ा शॉर्ट कर तुम्हारे लिए फ्लो चार्ट के फॉर्म में करा ताकि थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा ईजी लगे तुम्हें पढ़ने में। इसका पीडीएफ तुम डाउनलोड कर सकते हो, कमेंट में इसका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। और ये नोट्स तुम साथ में पहले क्या करना, एक्सप्लेनेशन पढ़ना, बिकॉज ये सारा फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन इसके अंदर तो मिलेगी ही नहीं, इसमें तो सारे कीवर्ड्स ही हैं। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लेना, फिर इसके नोट्स पढ़ लेना एक बार, एंड दिस विल हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो, पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम मैंने पहले पढ़ा है और सेल साइकिल बाद में पढ़ा है। तो मैं जैसे ऑर्डर में देखना चाहो, तुम पहले अगर तुम्हें सेल साइकिल वाले ही पढ़ने, तो वो वाला वीडियो का पार्ट पहले देख सकते हो। मैंने नोट्स इस प्रकार बनाया कि स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें पहले है। सो क्रोमोसोम से स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज होते हैं। देखो, क्रोम क्या मतलब होता है कलर्ड, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। सो दीज आर नथिंग बट कलर्ड बॉडीज। ये हाईली कंडेंस होते हैं, काफ़ी शॉर्ट थिक होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं। ये क्रोमैटिन फाइबर्स से बनते हैं। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं? क्रोमैटिन फाइबर्स तुम्हारे एक सेल के अंदर होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। क्रोमैटिन फाइबर्स तुम्हारे न्यूक्लियोलस तो नहीं, बट लाइक न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं। ये क्या होता है, ये तुम देख सकते हो नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर, जो सेल्स बस हैं, डिवाइड नहीं कर रहे, नॉर्मली हैं ये सेल्स, उनमें तुम देख सकते हो ये क्रोमैटिन रेटिकुलम के क्रोमैटिन फाइबर्स को। ये क्रोमोसोम्स तुम नहीं देख सकते। तो ये क्रोमोसोम तुम्हें देखना होगा तो तुम सिर्फ डिवाइडिंग से न्यूक्लियाई में देख सकते हो। क्रोमोसोम से डिवीजन के टाइम में दिखते हैं। तो जो नॉर्मल जो तुम्हें क्रोमैटिन रेटिकुलम दिखता है, वो जब डिवीजन में जब सेल आता है, डिवाइडिंग स्टेज पे आता है वो सेल, तो ये क्रोमैटिन रेटिकुलम कंडेंस हो जाते हैं, काफ़ी कॉइलिंग होती है इनमें, और वो कॉइल करके जो काफ़ी शॉर्ट और थिक क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, ये कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होती हैं, तो दे आर कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी। दे आर बेस्ट सीन ड्यूरिंग मेटाफेज। मेटाफेज में तो उनको सबसे बढ़िया देख सकते हो। उसका रीज़न मैं तुम्हें आगे समझाऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे इसका रीज़न आगे जाके समझेंगे। मतलब जब जब हम वो पढ़ लेंगे ना सारा तुम्हारा सेल साइकिल, तो तुम्हें ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। बट मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, तुम्हें इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ, बट जब डायग्राम वगैरह सारा देखेंगे ना आगे, तो मैं चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दे कैन नॉट बी सीन ड्यूरिंग इंटरफेस, अर्ली प्रोफेस, टीलोफेस। हम इनको इंटरफेस के दौरान नहीं देख सकते। इंटरफेस क्या होता है? नॉन डिवाइडिंग स्टेज होता है तुम्हारा। अर्ली प्रोफेस में तुम नहीं देख सकते, बिकॉज उसमें फॉर्मेशन हो रही होती है इनकी, तो ढंग से नहीं दिखते ये। अर्ली प्रोफेस में तो दिखेंगे ही नहीं, उसमें क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है प्योरली। लेट प्रोफेस में थोड़ा बहुत दिख सकते हैं। टीलोफेस में नहीं दिखते, बिकॉज उसमें दोबारा क्रोमैटिन फाइबर्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे तुम्हें थोड़ा समझने आएगा कि प्रोफेस वगैरह भी थोड़ा, क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे, बट पूरे साल में तुमने थोड़ा बहुत इसका पढ़ा होगा। अगर तुम्हें थोड़ी भी नॉलेज है तो तुम्हें मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ चुकी होगी, नहीं तो आगे आ जाइए और अच्छे से। अब बेस्ट सीन ड्यूरिंग मेटाफेज क्या है? क्योंकि क्या होता है, अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस में भी तुम्हें ढंग से नहीं दिखेगा, उसमें भी फॉर्मेशन हो ही रही होती है। अब एनाफेज में क्यों दिखता है? बिकॉज एनाफेज में तुम्हारी स्प्लिटिंग हो जाती है, तो तुम्हें जो दिखेंगे क्रोमैटिड्स दिखेंगे, नॉट क्रोमोसोम्स। एंड टीलोफेज में तो दिखेगी ही नहीं, इंटरफेस में दिखेगी। मेटाफेज में सबसे बढ़िया दिखते हैं क्रोमोसोम्स। तुम सबसे बढ़िया क्रोमोसोम्स को मेटाफेज में देख सकते हो। फिर बात, अच्छा देखो, ये एक चीज़ याद रखना कि डिवाइडिंग सेल्स में तुम क्रोमोसोम्स को देखते हो, और नॉन डिवाइडिंग सेल्स में तुम क्रोमैटिन रेटिकुलम को देखते हो, विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। डिस्कवरी की बात करें, डिस्कवरी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लांट सेल तो बिल्कुल नहीं है। एनिमल सेल की थोड़ी बहुत याद रख सकते हो। प्लांट सेल में हम क्रोमोसोम की डिस्कवरी की बात करें तो हॉफमाइस्टर ने कहा था। ट्रेड सेंटर एक प्लांट था, उसका सेल लेके आया उन्होंने। इस सेल में जब डिवीजन हो रही थी तो उसको देखा, उसको नोटिस करा, उनको कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे, कुछ ना क्रोमोसोम जैसे हम आज के डेट पे पढ़ते हैं, उसको उनको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा। उन्होंने इसको न्यूक्लियर फिलामेंट्स का नाम दिया। फिर कहानी में एक और इंसान है, वॉल्डर। वॉल्डर ने इस न्यूक्लियर फिलामेंट्स को क्रोमोसोम का नाम दिया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट हालांकि नहीं है, बट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एनिमल सेल की बात करें तो वॉल्थर फ्लेमिंग एक इम्पॉर्टेंट नाम है तुम्हारा। वॉल्थर फ्लेमिंग ने
डिवाइडिंग सेल्स ऑफ लार्वा सेलेमेंडर। अब सेलेमेंडर हमारा एक मेंढक जैसा एम्फीबियन होता है, उन्होंने उसका लार्वा लिया, उसको थोड़ा सा लार्वा एक्सट्रैक्ट करके अपनी लेबोरेटरी में कंपाउंड सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप के अंडर उन्होंने देखा। उस टाइम तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे भी नहीं, उन्होंने सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, उनको भी लाइक दिखे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, काफ़ी थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने उनको देखे। अब उनको क्रोमैटिन नहीं दिखेगा, यहाँ पे ध्यान रखना क्रोमोसोम दिखेंगे, बिकॉज उन्होंने डिवाइडिंग सेल्स देखे थे ऑफ लार्वा, ठीक है। तो उनको क्रोमोसोम्स दिखे एंड तो इसी इसी से एनिमल सेल में क्रोमोसोम की डिस्कवरी वॉल्टर फ्लेमिंग ने करी थी। क्रोमोसोम नंबर पे आए तो इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने तुम्हारे कुछ बना भी रखा है। अब क्या करते हैं, पहले रीड कर देखो कि एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, दैट क्रोमोसोम नंबर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर सेम स्पीशीज। ये एजर्शन रीजनिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस लाइक इतने पोर्शन से तुम्हारे बन सकते हैं, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है ये, इसमें लोग कंफ्यूज बहुत होते हैं। अब क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना कि क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है। तुम क्या होगा कि अगर तुमने थोड़ा भी नॉलेज है इस चैप्टर का, यू नो मायोसिस में डिवीजन होता है, लाइक मायोसिस में जो डिवीजन होता है दैट इज रिडक्शनल डिवीजन, तो उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है टोटल सेल से। तुम क्या होगा कांस्टेंट कैसे हुआ। अब वो जाइगोट वाली थ्योरी की बात नहीं करेंगे हम यहाँ पे, हम एक बेसिक बात करेंगे कि जब हम कह रहे हैं यहाँ पे सेम स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, अगर हम ह्यूमन स्पीशीज़ लें तो अगर मेरे में 46 क्रोमोसोम्स है तो तुम जो वीडियो देख रहे हो तुम में भी 46 क्रोमोसोम्स ही हैं। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें तो एक बैक्टीरिया जो कि हमसे काफ़ी एक अलग स्पीशी है, उसमें भी अलग नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, हमें सेम नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स नहीं है। तो कांस्टेंट की बात कैसे हुई, कांस्टेंट की बात हम कह रहे हैं एक स्पीशीज़ में। बैक्टीरिया, अगर हम एक बैक्टीरिया की स्पीशीज़ की बात करें तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे उस स्पीशीज़ को जो बिलोंग करता है उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा। ह्यूमन स्पीशीज़ में जितने भी इंसान उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो स्पीशीज़ के लिए दिस इज कॉन्स्टेंट। स्पीशीज और स्पीशी वेरी कर सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है, ठीक है। फिर ये क्रोमोसोम नंबर हम दो तरीके से बताते हैं, हेप्लॉइड और डिप्लॉइड। तो हेप्लॉइड के लिए एन रिप्रेजेंट करता है, डिप्लॉइड के लिए 2n। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है इस चीज़ को। हेप्लॉइड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स ऑफ ऑल टाइप्स फाउंड इन वन सेट, यानी कि हर तरह के क्रोमोसोम्स हम एक सेट में पा सकते हैं। हर तरह के कैसे, यानी कि उस एक सेट में तुम्हें सेक्स क्रोमोसोम भी मिल जाएगा एक, तुम्हें उसमें कोई स्किन से रिलेटेड, कुछ नर्व से रिलेटेड, मतलब कुछ अलग अलग जिनके पर टास्क होते हैं, ठीक है। तुम्हें वो हर तरह के जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, सारे टाइप के क्रोमोसोम्स जितने भी तुम्हारे बॉडी में फंक्शनल है, तुम्हें सारे टाइप के क्रोमोसोम्स तुम्हें एक सेट में मिल जाएंगे, ठीक है। एक सेट में मिल जाएंगे, एक सेट में तुम्हें सेक्स क्रोमोसोम भी मिल जाएगा बट वो एक मिलेगा, दूसरे सेट में तुम्हें दूसरा मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें, जब हम एक सेट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन सेट, उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेट्स ऑफ दो सेम, अगर हम इन दोनों सेट्स की, इसका एक सेट एक और इसी के जैसे एक और सेट होएगा, उसके पेयर की बात करें, ठीक है, उन दोनों सेट को तुम मिला दो, उसको हम डिप्लॉइड कहते हैं। ओके, टू सेट्स ऑफ हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स को हम डिप्लॉइड कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने दो बॉक्स लिए हैं, दो बॉक्स में क्या है, रेक्टेंगल, स्टार स्टार भी है, सर्कल है, ट्राइंगल है, तो ये सब है, ठीक है। इसमें इसमें दोनों में सेम है, ठीक है, इसमें इसमें दोनों में चीज़ें सेम है। यहाँ पे क्या है, तुम इस बॉक्स में इमेजिन करो कि इस बॉक्स में आई हैव ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबल शेप्स। अब सारे टाइप्स नहीं बट इमेजिन करो बस कि इस बॉक्स में आई हैव ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स, ठीक है। तो ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स आर फाउंड इन वन सेट। सेकेंड बॉक्स में देखो, अगेन ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स आर फाउंड इन वन सेट। अगर हम इन्हीं दो सेट की बात करें, इन दोनों सेट को हम मिला दें, एक बक्से में कर दें, तो एक बक्से में हमें दो सेट, दो ये मिल जाएंगे, दो ये मिल जाएंगे, दो ये मिल जाएंगे, दो ये मिल जाएंगे, तो इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड। दिस वन इज हैप्लॉइड, और इसको मिला के जो हमें ये मिल रहा है इसको हम कहते हैं डिप्लॉइड। तो जो हमारी ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो अगर 23 की बात करें, मैं 46 क्रोमोसोम्स है तो 46 टोटल डिप्लॉयड होते हैं। 26 की बात करें, 23 हाँ 23 की बात करें तो 23 एक तो पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। और एक सेट बात करें कि भाई 23 जो है उनमें से एक ही सेट की बात करें, तो उस एक सेट में हमें सारे टाइप के क्रोमोसोम्स मिल जाएंगे और उसी जैसे एक और सेट होएगा, और दोनों को टोटल करें तो वो 46 बनते हैं, ठीक है। तो ये हैप्लॉइड होएगा। अब जैसे हम बात करें कि 23 क्रोमोसोम है तो मैं एक सेक्स क्रोमोसोम मिलेगा, कि लेट मी से आई एम अ फीमेल, तो ऑफकोर्स आई एम अ फीमेल बट, ठीक है। तो इसमें देखें तो मेरे, अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेक्स क्रोमोसोम तो डेट वुड बी एक एक्स इसमें होएगा,
एक एक्स इसमें होएगा। डिप्लॉयड की बात करें कि अगर हम टोटल बात करेंगे भाई टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे, तो वो होंगे 46। ठीक है, मतलब 46 जो हम बात करें उसमें दोनों होंगे, एक्स और एक्स दोनों होंगे, बट हम एक हेप्लॉयड की बात करें इट विल ओनली हैव एक्स। तो इससे ये भी समझ आता है कि हेप्लॉयड जो होते हैं तुम्हारे सॉरी जो गेमीट्स होते हैं उनमें होते हैं, डिप्लॉयड तुम्हारे नॉर्मल सेल्स में होते हैं। बिकॉज जो तुम्हारे गेमेट होते हैं उनमें सिर्फ हाफ जाता है, जो ये पूरा होता है उसका सिर्फ एक ही सेट जाता है। एक सेट की जब हम बात करें दैट इज हेप्लॉयड, एंड दो सेट की बात करें तो दैट इज डिप्लॉयड। बस इतना सा कंसेप्ट समझ लो। इसमें मैंने लाइक होते हैं लोग कन्फ्यूज, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में सब समझाने की कोशिश करी है। आई होप चीज़ समझ आ गई, बिकॉज इस पर थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, इसमें फिर तुम कन्फ्यूज हो जाओगे। होमोलोगस क्रोमोसोम पे चले तो ये ऐसे क्रोमोसोम होते हैं विच आर सिमिलर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड बेयर सेम जीन्स। मतलब इन क्रोमोसोम्स में दे बेयर सेम जीन्स जो कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करें। उस टाइप के क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस तो मेटर्नल क्रोमोसोम हमारे 23 बाई मदर आता है, पैटर्नल क्रोमोसोम 23 बाई फादर आते हैं। अब मेटर्नल जो हम 23 जो मदर से आ रहे हैं, जो 23 क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, दे बेर द सेम जीन्स। अब पैटर्नल की जो है वो 23 पैटर्नल वाली जीन्स ही कैरी करेंगे। नोट, एक मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी है, कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल डू नॉट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, बट जीन्स क्या होता है इस चीज़ को समझना। वैसे बेसिक कॉमन सेंस है, बट इसमें भी एसर्शन बना देना तुम कंफ्यूज होके गलत गलत कर दोगे, तो इसलिए समझो इसको थोड़ा सा। अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, एक जगह ह्यूमंस की बात करते हैं, एक जगह प्रोटोजोआ की बात करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस तुम देख सकते हो कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने मल्टी सेलुलर, हम कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटोजोआ की बात करें डेट अ सिंगल सेल, उस बेचारे के पास क्या ही है, एक छोटा सा सेल, एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर है। स्टिल हमें हमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं दे आर लेस एज कम्पेयर टू प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, लाइक मे बी सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोटोजोआ में हो। स्टिल इट इज़ द टाइनीस्ट, लाइक सबसे एक यूनिसेलुलर क्रिएचर है। तो तुम समझ सकते हो ना कि क्रोमोसोम नंबर का ज़्यादा होना इसका मतलब ये नहीं है कि एक वो वाला काइंड ऑफ एक सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, वो चीज़ नहीं होती। एक ऑर्गेनिज्म में बहुत कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी है तब भी वो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हो सकता है। तो वो चीज़ डिपेंड नहीं करती, कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करता, दे डिपेंड ऑन जीन्स। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखना है सेशन वगैरह में, थोड़ा सा मे बी इस पर कोई क्वेश्चन बन जाए। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करते हैं। ठीक है, तो जो क्रोमोसोम होता है तुम्हारा प्रोफेज स्टेज में बनता है। अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन रेटिकुलम होता है, मिड प्रोफेज में बनना शुरू कर जाता है। ठीक है, ये होते हैं हाईली कंडेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स। मैं तुम्हें समझाते पहले कि क्रोमैटिन फाइबर्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो यहाँ पे और ये बेस्ट स्टडीड मेटाफेज तो मैंने पहले बता दिया था। यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर देखो ध्यान से। इसमें क्या है, तुम देख सकते हो कि एक क्रोमोसोम है, इसमें तुम्हारी ये जो तुम ब्राउन पोर्शन देख रहे हो दिस इज योर वन क्रोमेटिड। बहुत ध्यान से सुनना, ये एक क्रोमेटिड है, नॉट टू क्रोमेटिड्स। इधर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने भी देखे लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। ये ब्राउन, इसलिए मैंने कलर यहाँ पे अलग करा ताकि तुम्हें समझ आए। दिस ब्राउन वाला थिंग दिस इज वन क्रोमेटिड एंड दिस ग्रीन वाला थिंग इज वन क्रोमेटिड, दे आर जॉइंट एट द सेंटर बाय सेंट्रोमियर। ये चीज़ समझ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, अब आर्म्स की बात करते हैं। आर्म्स क्या होते हैं, एक क्रोमेटिड के दो पार्ट्स, एक क्रोमेटिड के दो पार्ट्स को हम आर्म्स कहते हैं। ये जो क्रोमेटिड है ये दो पार्ट्स जो कि सेंटर में से कनेक्टेड है उसको हम आर्म्स कहते हैं। तो इसमें कितने टोटल आर्म्स हो सकते हैं तुम खुद सोचो। एक क्रोमेटिड के दो पार्ट्स तो वन टू लाइक चार हो गए, राइट, 1 2 3 4, देयर 4 आर्म्स। क्रोमेटिड कितने हुए, 1 2 दो। इधर कंफ्यूज होते लोग कि लोगों को लगता है चार क्रोमेटिड्स हैं, चार क्रोमेटिड्स नहीं है। तुम एनाफेज में देखो तो एनाफेज में तुम्हारी क्रोमेटिड स्प्लिट होते हैं। तुम ये पार्ट इधर से आधा कट के ऐसे स्प्लिट होता है, ऐसे स्प्लिट होता है। तो ये चीज़ कभी कंफ्यूज मत करना, आर्म्स और क्रोमेटिड्स में कंफ्यूज मत होना। आर्म्स चार हैं, क्रोमेटिड्स दो हैं, और क्रोमोसोम ये पूरा तुम्हारा एक है। क्रोमेटिन की थोड़ी बात करें तो क्रोमेटिन जो क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, क्रोमेटिन फाइबर होता है, उसके अंदर क्रोमेटिन मटीरियल होता है।
वो क्रोमैटिड मटेरियल का हम कंपोजिशन पढ़ें तो उसके अंदर 40% डीएनए होता है और 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन एक तरह का प्रोटीन होता है, वो लाइक ऑक्टामेयर बनाता है, लाइक ये प्रोटीन जो होता है आठ आठ लाइक मिलके जॉइन करके कंबाइन करके ऑक्टामेयर बनाते हैं। बस थोड़ा ऑक्टामेयर वर्ड याद रखना है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा है, बस वर्ड पता होना चाहिए ऑक्टामेयर है कुछ हिस्टोन से रिलेटेड बस। 40% डीएनए 60% हिस्टोन, ये दोनों जब कंबाइन करते हैं, ये दोनों कंबाइन करते हैं, कंबाइन किस करते हैं तो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये कॉम्प्लेक्स होता क्या है, डीएनए जो क्या करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स है, दे वाइंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स। 8 हिस्टोन्स को हम क्या कहते हैं, ऑक्टामेयर कहते हैं। इसका जो डायग्राम है मैं तुम्हें अभी बना के दिखा दूंगी, तो मैं तुम्हें अभी इसका डायग्राम बना के दिखाई देती हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। थोड़ा सा डीएनए के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं, देन आई टेल यू कि इसका क्या जो थोड़ा सा डायग्राम है वो कैसे बनेगा, मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँगी क्योंकि मैंने बनाने रखा है, मुझे बनाना पड़ेगा तो बट तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा, ठीक है। डीएनए स्ट्रैंड्स जो होती है दे वाइंड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन्स, तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम यानी कि डीएनए एंड हिस्टोन्स। फिर चलता है न्यूक्लिक एसिड पे। न्यूक्लिक एसिड तुम्हारे डीएनए और आरएनए को कहते हैं, ठीक है। दो तरह के तुम्हारे न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए एंड आरएनए। इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इसकी डिस्कवरी की बात करें तो दिस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइशर, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर की बात करें, इसके स्ट्रक्चर देखो, इसका जो स्ट्रक्चर था, इसके स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड थोड़ा आगे जाके समझ आएगा। स्ट्रक्चर बस याद रख लो कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय न्यूक्लियोटाइड। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पे आते हैं। शेप जो इसका अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे तो डिस्कवरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बनती है, ये वाली डिस्कवरी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। जो इसका शेप था उसको फर्स्ट टाइम स्टडी करता रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। रोजालिंड फ्रैंकलिन सबसे पहले इसका शेप के बारे में बताता, शेप स्टडी करा था। और इसका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये बताना कि भाई डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर उसको शो करना, वो वॉटसन एंड क्रिक ने करा था। तो डबल हेलिकल जहाँ पे आए वो वॉटसन एंड क्रिक, एंड शेप की बात है तो रोजालिंड फ्रैंकलिन। डीएनए तुम्हारे एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जो कि कंपोज होता है ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। इसमें 2 स्ट्रैंड्स होती है, तो ऐसे कुछ तुम्हारी ये एक स्ट्रैंड हुई एंड ये दूसरी स्ट्रैंड हुई, और ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग होती हैं, ठीक है। दे कैन बी डिफरेंट इन कलर्स वगैरह, वो तो उस डिटेल में हमने जाना नहीं है। बस 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती है एंड दे आर ऑलवेज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये हमेशा एक दूसरे का क्रॉस करते जाएगी। ओके, एंड दे आर कॉल्ड अराउंड अ कॉमन एक्सिस। एक्सिस तुम थोड़ा सा फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 पे जाओ, एक्सिस के अराउंड रोटेशन, तो एक बीच में एक ऐसे एक्सिस जाती है, उस एक्सिस के अबाउट, उस एक्सिस के अराउंड ये क्या करते हैं, कॉइल करते हैं। तो ये एक स्ट्रैंड तुम्हारी इस एक्सिस के कॉइल अराउंड कॉइल करिए, और ये वाली स्ट्रैंड भी सेम कॉमन एक्सिस के अराउंड ही कॉइल कर रही है। फिर हम बात करें एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए की। यहाँ पे एक स्ट्रैंड और 2 स्ट्रैंड का कंसेप्ट समझना। एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट्स होते हैं, शुगर होती है और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। शुगर में तुम्हारी पेंटोज शुगर होती है। फॉस्फेट्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड, ये 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए का हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये न्यूक्लियोटाइड क्यों होता है, बिकॉज 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए 3 चीज़ होती है, ये 3 चीज़ें बन के न्यूक्लियोटाइड बनाती है। इसका स्ट्रक्चर देखो, ये कुछ इस प्रकार होता है। ये हम एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, तुम्हारे अगर जैसे ये एक स्ट्रैंड है तो ये एक स्ट्रैंड जो ऐसी है, इसमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हारी पेंटोज शुगर होगी, ठीक है। मतलब पेंटोज शुगर होगी, बना दो कुछ इस प्रकार होगी। यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस होगा, तो वो चीज़ है, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि ये एक स्ट्रैंड की बात हो रही है, इतना ध्यान रखना कि ये एक स्ट्रैंड की बात हो रही है। तो ये तुम्हारी फॉस्फेट है, ये तुम्हारी पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम पता होना चाहिए। 2 स्ट्रैंड की बात करें तो 2 स्ट्रैंड में क्या होता है, ये जो तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस होता है ना, ये लेंथ वाइज एक्सटेंड करता है, ये लेंथ वाइज खिंच जाता है, एक्सटेंड कर जाता है। जब इसको देखे कि भाई इसके जो यहाँ पे आसपास में थोड़ा साइड में आसपास में
दूसरे स्ट्रैंड का एक नाइट्रोजनस बेस है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है टू दिस नाइट्रोजनस बेस, यानी कि जो साइड में जो इसको नाइट्रोजनस बेस दिख रहा है उसके साथ ये पेयर बना सकता है, वो ऐसा है जिसके साथ इसका पेयर पॉसिबल है। तो उसके साथ अगर पेयर बनाने के लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करने के लिए क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा, वो भी एक्सटेंड करेगा, यहाँ पर बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा और कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। ये तुम्हारी एक स्ट्रैंड ऐसे होगी, तुम्हारी एक स्ट्रैंड ऐसे होगी, तो ये दो स्ट्रैंड अब तुम्हारी क्या हो गई है, इस फॉर्म में आ चुकी है। तो ये एक पूरा ऐसे बन जाता है, तो ये ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड, ये कंबाइन करके नाइट्रोजन बेस इन दोनों को कंबाइन कर देती है। ठीक है, तब जाके तुम्हारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये दो स्ट्रैंड कुछ इस प्रकार दिखेंगे तुम्हारे। ठीक है, ये एक ऊपर तो एक नीचे होता है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए। बीच में होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, दो नाइट्रोजनस बेसिस को कंबाइन करने वाले एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब नाइट्रोजनस बेसिस की बात करें तो दो तरीके से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्यूराइंस, एक होते हैं पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में होता है तुम्हारा एडेनाइन ग्वानिन और पायरिमिडीन्स में होता है थाइमिन एंड साइटोसिन। एडेनाइन पेयर्स अप विद थाइमिन एंड ग्वानिन पेयर्स अप विद साइटोसिन। अगर यहाँ पर तुम्हारा एडेनाइन है तो ये दो जो दूसरे डीएनए स्ट्रैंड है इसके साथ ये तभी कनेक्ट करेगा जब यहाँ पे थाइमिन प्रेजेंट हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे थाइमिन हो, यहाँ पे एडेनाइन हो। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं वो ये तो डबल होएगा या ट्रिपल होएगा। डबल होता है इन द केस ऑफ एडेनाइन एंड ग्वानिन। इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ग्वानिन एंड साइटोसिन में एक दो तीन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसको याद रखने की ट्रिक है कि सी हमारा थर्ड अल्फ़ाबेट होता है, तो जो साइटोसिन के साथ जो भी बॉन्डिंग होएगी तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगेंगे, बाकी इस वाले में दो लगेंगे। डीएनए और आरएनए का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। डीएनए जो है तुम्हारा, उसमें जो शुगर होती है, ये शुगर की बात करें तो इसमें शुगर जो होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है। आरएनए में शुगर तुम्हारी राइबोस शुगर होती है। ये एक डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है और आरएनए यूजुअली एक सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें एक ही स्ट्रैंड होती है। इसमें डीएनए में तुम्हारा थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता, बट इस थाइमिन की जगह इसको रिप्लेस कौन कर देता है, यूरासिल। तो डीएनए में तुम बात करो तो डीएनए में वी गॉट एडेनाइन ग्वानिन साइटोसिन एंड यूरासिल। दिस इज कंसर्न विद जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा कंसर्न है, इसमें जीन्स की ज़्यादा बात होती है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा रिलेटेड है आरएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तुम्हारा सिलेबस वाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट, इतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसलिए मैंने लिख रखा है बिकॉज दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में ओवरव्यू ले लेते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए तुम्हारे इंटरफेस के दौरान होता है। ओके, एंड दिस इज द रीज़न फॉर कैरिंग कैरेक्टर्स। एक जीन्स अगर लेके क्रोमोसोम कैरेक्टर्स कैरी कर पा रही है बिकॉज ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्या होता है इसमें, डीएनए का जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, यानी कि जो तुम डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो, दिस ओपन्स एट वन एंड्स। ये एक एंड पे, यानी कि या तो इस एंड पे या फिर इस एंड पे खुल जाएगा, मेकिंग टू स्ट्रैंड्स हुए, तो दो स्ट्रैंड ऐसे फ्री हो जाएंगे। तो देख सकते हो यहाँ पे खुल गए और दो स्ट्रैंड क्या हो गई, ओपन हो गई। ये एक स्ट्रैंड, ये दूसरी स्ट्रैंड, इसमें नाइट्रोजनस बेस टूट गए तो ये अलग अलग हो गए। ओके, एंड इसी से क्या होता है, नई स्ट्रैंड्स फॉर्म होती है। और इससे क्या होता है, टू गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड डॉटर सेल्स। तो क्या होता है, ये डीएनए एक डीएनए के स्ट्रैंड से हमें दो डीएनए मिलते हैं, एक से दो मिलते हैं, डुप्लीकेशन होता है, इससे इक्वली बढ़ जाते हैं डॉटर सेल्स में। तो ये एक सिग्निफिकेंस है इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, देखो दो स्ट्रैंड्स ओपन हुई, नई स्ट्रैंड्स फॉर्मेशन हो जाएगी। अब नई स्ट्रैंड देखो अलग होएगी, ये अलग होएगी, ये ध्यान रखना, ये दिस इज डिफरेंट। न्यू स्ट्रैंड्स जो है तुम्हारी, मैंने इसलिए ब्लैक कलर दिखाई है, ये ब्लैक कलर देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्या करिए, ये न्यू स्ट्रैंड्स यहाँ पर आगे अलग अलग डीएनए बना रही है। तो दो यहाँ पे तुम्हें एक हेलिकल स्ट्रक्चर से दो हेलिकल स्ट्रक्चर्स मिल गए। यहाँ पे क्या है, ये रेप्लिकेशन कंटिन्यू होता जा रहा है और यहाँ पे तुम्हारा दो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए हैं। यहाँ पे तुम्हें दो मिल गए, एक से दो मिल गए, देख रहे हो, एक से दो। और यहाँ पे ये चीज़ देखना कि यहाँ पे जो ये रेड वाला पोर्शन है, ये एक स्ट्रैंड है, ब्लैक वाला दूसरा पोर्शन है, और इसमें बेस पे भी देखो मैंने अलग अलग कलर से बनाया बिकॉज उनके बेस भी अलग होंगे, वो बीच में कंबाइन करेंगे। तो ये थोड़ा सा इसके पास इतना सा था। जीन्स के बारे में बात करता है तो जीन्स आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम के ही एक क्रोमोसोम में कुछ फिक्स्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं, क्रोमोसोम में ही होते हैं। कुछ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम को ही तुम जीन्स कहते हो। ठीक है, दे डिटर्म इनकी लोकेशन की बात करें, क्रोमोसोम्स में होते हैं, फिक्स पोजीशन पे होते हैं। दे डिटरमाइन हेरिडिटरी कैरेक्टर्स एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए। जीन्स के अंदर डीएनए होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन्स के अंदर डीएनए। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा काइंड ऑफ जो
मियोसिस और माइटोसिस का सिग्निफिकेंस था उसको भी काइंड ऑफ समराइज कर देता है। फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम क्या है? फॉर्म ओनली लिंक बिटवीन टू जनरेशन, दो जनरेशन के बीच में जो लिंक है दीज आर क्रोमोसोम्स। द कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड इसी की वजह से क्या होता है सेल डिवीजन, रिपेयर और ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स डिटरमाइन करते हैं, एंड क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और म्यूटेशन जो होते हैं जीन्स के अंदर उसकी वजह से एवोल्यूशंस आते हैं, और सेल मेटाबॉलिज्म में भी कंट्रोल हो करते हैं। जो क्रोमोसोम्स है दे कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म ऑल्सो। फिर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम्स की, तो सेक्स क्रोमोसोम्स को हम एलोसोम्स एंड ईडियोसोम्स भी कहते हैं, ऑटोसोम्स को हम कुछ भी नहीं कहते, ये एक ये इतना ही है ऑटोसोम्स। इसके दो नाम और है, इसका ये कुछ नहीं है और नाम। ये हमारा एक ही पेयर होता है, ये 22 पेयर होते हैं। एक पेयर का मतलब क्या है कि दो होंगे, 22 पेयर्स का मतलब क्या है 44 होंगे। ये चीज़ क्लियर है। डिप्लॉइड हैप्लॉइड का तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसमें चीज़, ठीक है। तो एक पेयर में तुम्हें, एक पेयर का मतलब क्या है कि या तो एक्स और एक्स दोनों होंगे, ठीक है। हैप्लॉइड में तुम्हें सिर्फ एक्स मिलेगा, डिप्लॉइड में तुम्हें एक्स एक्स दोनों मिलेंगे, ये चीज़ है। अब इसमें क्या होता है एक्स और एक्स होता है, एक्स और वाई होता है। मेल में एक्स वाई एंड फीमेल में एक्स एक्स। एक्स एक्स जो होता है तो उनको तुम होमोगेमेटिक कहते हो या फिर आइसोगेमेटिक कहते हो, इनको हेट्रोगेमेटिक कहते हो। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो इसमें क्या है दोनों क्रोमोसोम्स तुम्हारे सेम है, ये एक्स भी इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, तो दिस इज होमोगेमेटिक एंड दिस इज हेट्रोगेमेटिक, बिकॉज एक एक्स है एक वाई है इसलिए, ठीक है। आइसोगेमेटिक के नाम याद रखना। सेल साइकिल की बात करते हैं। अब हमारा जो मेन टॉपिक था सेल साइकिल वो स्टार्ट होने वाला है। सेल साइकिल इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कुछ इवेंट्स का सीक्वेंस होता है जो कि रिपीट करते हैं, लाइक हर बार ये इवेंट्स होने का तो अगेन रिपीट हो रही है, साइकिल चलती रहेगी, पहिए की तरह चलता रहेगा ये चीज़। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या कहते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होता है, इस दौरान डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए होएगा, सिंथेसिस होएगा, ग्रोथ होएगा और डिवीजन होएगा। डिवीजन किस में होगा? डॉटर सेल्स में। तो एक पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड करता है, तो सम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स उसको हम सेल साइकिल कहते हैं। ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव डिविजन्स, एक डिवीजन हुई, शुरू हुई, खत्म हुई, अब उसके बाद जब दूसरी डिवीजन शुरू होएगी, दूसरी बार जो डिवीजन शुरू होएगा उसके बीच में जो ड्यूरेशन टाइम होता है उसको हम जनरेशन टाइम कहते हैं, ठीक है। उस बीच की ड्यूरेशन को हम जनरेशन टाइम कहते हैं। फेजेस की बात करें तो सेल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, इंटरफेस और माइटोटिक फेज, ठीक है। माइटोटिक फेज को हम डिवाइडिंग फेज कहते हैं। अब माइटोटिक फेज ऑफकोर्स मायोसिस भी होता है, बट इसको हम डिवाइडिंग फेज को माइटोटिक फेज कह देते हैं, ठीक है। इंटरफेस तुम्हारा लॉन्गेस्ट होता है, लाइक 95% टाइम। तो अगर हम 95% ऑफ सेल साइकिल की बात करें, इट इज़ जस्ट इंटरफेस। डिवीजन का तो बहुत थोड़ा सा है, ठीक है। जैसे तुम कह सकते हो तुम एक साल के लिए तुमने प्रिपरेशन करी है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, एंड वो तुम्हारा एग्ज़ाम सिर्फ 3 घंटे में लाइक टेस्ट हो जाता है। तो तुम सोच सकते हैं एक साल का प्रिपरेशन फॉर 3 आवर्स का एग्ज़ाम के लिए। तो वही सेम चीज़ इधर भी है, ओके। दिस इज नॉन डिवाइडिंग स्टेज। इंटरफेस तुम्हारा नॉन डिवाइडिंग होता है, इसमें कुछ भी डिवीजन नहीं हो रहा होता, ये प्रेपरेटरी होता है, इसमें सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर करता है। इसमें साइज ग्रोथ होता है, इसमें क्रोमैटिन रेटिकुलम तुम्हारा डुप्लीकेट करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा डीएनए भी डुप्लीकेट करता है, ठीक है। क्रोमैटिन अगर डुप्लीकेट करे डीएनए भी डुप्लीकेट करेगा। क्रोमोसोम्स, यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स एक्सिबिट मिनिमम डिग्री ऑफ कॉइलिंग बट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इंडिविजुअली। क्या होता है क्रोमोसोम से थोड़ी बहुत कॉइलिंग तो होती है, ठीक है। क्रोमोसोम्स मतलब जो क्रोमैटिन होता है उसमें थोड़ी बहुत कॉइलिंग तो होती है, बट उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। लाइक जो क्रोमोसोम होते हैं थोड़ी बहुत कॉइल होते हैं, बट क्या होता है उनको ऐसा नहीं है कि तुम अलग अलग कर दो कि हाँ भाई क्रोमोसोम ही है, पता लगता है कि भाई क्रोमोसोम है, नहीं, वो क्रोमैटिन के फॉर्म में ही होते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पता चले कि इनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इंडिविजुअली इस दौरान। फिर चलते हैं इंटरफेस की बात करते हैं। इंटरफेस में तुम्हारे अगेन डिवाइडेड है 3 सब फेजेस में, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G1 फेज होता है तुम्हारा फर्स्ट ग्रोथ फेज, ठीक है। फर्स्ट ग्रोथ फेज होता है। पोस्ट मेटोटिक फेज भी कहते हैं इसको। पोस्ट मेटोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब तुम्हारा सेल साइकिल ख़त्म हो जाता है, लास्टली जब तुम्हारा माइटोसिस ख़त्म हो जाता है, माइटोसिस ख़त्म होने के बाद, ओके, माइटोसिस ख़त्म होने के बाद दोबारा साइकिल शुरू होगी, ठीक है। ये पहिया है, ठीक है, तुम्हारा पहिया है। ये एक पॉइंट यहाँ पे पूरा घूम के आने के बाद इस पोजीशन पे ये पॉइंट दोबारा वापस नहीं आ जाएगा, आएगा, ऑफकोर्स आएगा। तो क्या होता है जब दोबारा डिवीजन स्टार्ट होएगी
तो सबसे पहले स्टेज क्या होगा, G1 फेज, तो इसको कहते हैं माइटोसिस के बाद, ये माइटोसिस के बाद ही तो हो रहा है इंटरफेज, दोबारा जो डिवीजन होगी माइटोसिस के बाद ही तो होगी, इसको हम पोस्ट माइटोटिक कहते हैं, ठीक है। माइटोसिस, एक माइटोसिस खत्म हो उसके बाद ये शुरू होता है, इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का, एंड आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसमें। ओके, इधर क्या सिंथेसाइज होता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है, एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, इसमें सेल बड़ा होता है, लाइक अपने पेरेंट जो साइज है, लाइक एक सेल है जो उसका पेरेंट सेल था उतना, लाइक उतना साइज में ये ग्रो करता है, ठीक है, साइज ग्रो करता है, इसका वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से साइज भी बड़ा होता है। और डीएनए कंटेंट्स में इस टाइम कोई चेंज नहीं आता, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि डीएनए में कोई भी चेंज नहीं आया है, डीएनए का भी कुछ शुरू ही नहीं हुआ है, इसमें कुछ डीएनए से रिलेटेड अभी नहीं हुआ है, डीएनए होगा एस फेज में, ठीक है। एस फेज में हम आते हैं, एस फेज होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, एक तरह होता है सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए का अभी यहाँ पे कुछ नहीं होता, बट यहाँ पे हो रहा है, इधर डीएनए सिंथेसाइज होगा, अगर डीएनए सिंथेसाइज हो रहा है तो क्रोमोसोम्स भी हमारे क्या करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे। अब सिंथेसिस ऑफ डीएनए कैसे क्या होता है, बिकॉज देयर इज डुप्लीकेशन, सॉरी, अब क्योंकि सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है तो इसके से क्या होता है, देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट बट फॉर द सेल टू डिवाइड। अब एक बार अगर डीएनए सिंथेसाइज हो गया तो सेल को फोर्सफुली डिवाइड होना पड़ेगा, सेल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इट हैज़ टू डिवाइड। G2 फेज की बात करें तो इट इज द सेकंड ग्रोथ फेज, थोड़ा शॉर्टर फेज होता है ये, दिस इज प्री माइटोटिक फेज, माइटोसिस G2 के एग्जैक्टली बाद होता है, तो दिस इज प्री माइटोटिक फेज। इधर सिंथेसिस ऑफ डीएनए स्टॉप हो जाता है, यानी कि एस फेज में जो चीज़ हमारी एस फेज में शुरू हुई थी वो G2 फेज में जाके ख़त्म हो जाती है, और जो फर्स्ट ग्रोथ फेज में हो रहा था वो कंटिन्यू होता रहता है, तो पूरा कंटिन्यू होता रहता है, इसमें कुछ इधर कोई दिक्कत होता है, दिस डज नॉट स्टॉप, भी कंटिन्यू होता है, बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द सेल मेटाबॉलिज्म, ये तो सेल के लिए ही ज़रूरी है, इसलिए कंटिन्यू रहता है। माइटोसिस पे आते हैं, माइटोटिक फेज की बात करें तो दो दो तो इसमें दो टाइप के डिविजन्स होते हैं, माइटोसिस एंड मायोसिस। नोट देखो क्या है, इसमें मैं तो इसकी ज़्यादा एक्सप्लेन करा नहीं, इसमें मेन चीज़ माइटोसिस पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत तो मुझे इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लगी भाई थोड़ा काम किया वो मैंने लिख दिया। लिवर सेल्स क्या करते हैं, दे डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 or 2 years। अब ये ध्यान रखना कि सेल साइकिल जो होती है वो अलग हो सकती है हर सेल के लिए, कुछ सेल्स होते हैं कि वो बहुत लाइक कुछ सेकंड लाइक उनको ना काफ़ी जल्दी जल्दी ऑफन 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 वो डिवाइड होते हैं, और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि 1-2 साल में एक बार डिवाइड करेंगे, और कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि कभी डिवाइड नहीं करते, एक बार बनेंगे तो नेवर एवर डिवाइड अगेन, तो वेरी करती है चीज़, ठीक है। तो लिवर सेल्स में क्या करता है, लिवर सेल्स दे डिवाइड ओनली वंस एवरी 1 or 2 years, लिवर सेल्स 1 या 2 साल में एक बार डिवाइड करेंगे नए सेल्स बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए। एंड न्यूरॉन्स की बात करें, जो हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होता है, फिर जो हमारे आई लेंस वाले जो सेल होते हैं, जो आई लेंस होता है तुम्हारा, उसके जो सेल होते हैं वो एक बार बन गए, दे विल नेवर डिवाइड अगेन। तो जो तुम्हारे न्यूरॉन्स है वो जब से तुम पैदा हुए हो उस टाइम जो बन चुके थे वो आज भी वही सेम न्यूरॉन्स है, एंड दे हैव नॉट, कुछ उनमें कोई डिविजन नहीं आया, उनमें नहीं होता माइटोसिस, एक बार बन गए तो बन गए, उसके बाद कोई डिविजन नहीं होती उनमें। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि प्रोडक्शन ऑफ सेल और डेथ ऑफ सेल में एक रिलेशन, तो चिल्ड्रन में क्या होता है, चिल्ड्रन में जब हम बच्चे को तुम देखो तो बच्चों में सेल्स ज़्यादा बनता है, उनमें डिवीजन ऑफ सेल्स ज़्यादा होती है, और डाइंग सेल्स का नंबर कम होता है, उनमें सेल्स नए सेल्स ज़्यादा बनते हैं, डाइंग सेल्स कम होते हैं। एडल्ट्स की बात करें तो जितना सेल्स बनते हैं उतने ही सेल्स मर भी जाते हैं। एडल्ट्स की बात करें, सॉरी ओल्डर पीपल की बात करें तो उनमें नए सेल कम बनते हैं, और जो एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी मरते हैं, वो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होते हैं, तो इसलिए उनकी एक्टिविटीज़ भी क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो ये बस थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीज़ थी, बट बता दी, सो पेपर में कभी पूछा जाए तो बता दिया। माइटोसिस पे आते हैं। माइटोसिस क्या होता है, इसमें सेल हमारा 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, और उनमें क्या होता है, जो 2 डॉटर सेल्स बनते हैं एक सेल से, जो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे दे कंटेन सिमिलर एंड सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे विल ऑलवेज कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, उनमें क्रोमोसोम का नंबर डिवाइड नहीं होता, तो अगर यहाँ पे 46 है तो इधर भी 46 मिलेगा, इधर भी 46 मिलेगा, ये माइटोसिस होता है। ये क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन, इसमें इसको हम इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं, बिकॉज इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है,
इसको सोमेटिक सेल्स में होती है, हमेशा सोमेटिक सेल्स में होगा, इंपॉर्टेंट है, दिस विल ऑलवेज हैपन इन सोमेटिक सेल्स, इसलिए हम इसको सोमेटिक सेल डिवीजन में कहते हैं। सोमेटिक सेल्स क्या होता है? देखो हमारी बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो नॉर्मल सेल्स, एक जर्म सेल्स। जर्म सेल्स यानी कि जो गैमीट्स बनाते हैं वो वाले सेल्स, टेस्टिस या ओवरी, वो सेल्स जिनका मेन काम है गैमीट्स को प्रोड्यूस करना। तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, तो जो उनके अलावा जितने भी सेल्स हैं, लाइक स्किन सेल्स, बालों के सेल्स, कैसे भी सेल्स हैं, वो सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, और उन सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होता है। ओके, माइटोसिस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय स्ट्रैट्सबर्गर। ठीक है, स्ट्रैट्सबर्गर को सबसे पहले बताया था, इसको फर्स्ट डिस्क्राइब किया था प्लांट सेल्स के अंदर। एंड अगेन एनिमल सेल्स में वॉल्टर फ्लेमिंग। देखो वॉल्टर फ्लेमिंग ने अगर क्रोमोसोम देखा था डिवाइडिंग सेल में, तो उनको माइटोसिस भी तो थोड़ा बहुत समझ आएगा ना कि भाई डिवीजन हो रहा है, तो उन्होंने एनिमल सेल से माइटोसिस का डिस्कवरी करी। उन्होंने ही ये माइटोसिस नाम दिया था, माइटोसिस नाम वॉल्टर फ्लेमिंग नहीं दिया था। अब माइटोसिस में भी दो फेज होता है, लाइक पहले केरियोकाइनेसिस होता है एंड देन साइटोकाइनेसिस होता है। पहले केरियो फिर साइटो, ये याद रखना। केरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, केरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन। साइटोकाइनेसिस में इट इज डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस में क्या होता है, कुछ और स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। इसको याद करने का तरीका पीमेट, पीमेट ऐसे याद रखने लगा। ठीक है, ऑर्डर तो मैं क्लियर रहेगा इसका, पीमेट। प्रोफेज पे आते हैं। प्रोफेज की शुरुआत होती है विद शॉर्टनिंग एंड थिकनिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। इस स्टेज में जो क्रोमोसोम तो नहीं कहेंगे बट क्रोमैटिन कहना चाहिए यहाँ पे, वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट होने लगते हैं, थिक होने लगते हैं। ठीक है, इधर अर्ली प्रोफेज की बात हो रही है इसमें। ठीक है, सेंट्रियोल जो होता है, क्या होता है, हमारे सेल है इसमें इधर कुछ सेंट्रियोल होता है। ठीक है, इधर दो सेंट्रियोल्स होते हैं, एक के दो सेंट्रियोल होते हैं, एक एनिमल सेल के अंदर ही होता है, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होते। ये सेंट्रियोल दो में बट जाते हैं, सेंट्रियोल दैट डिवाइड इनटू टू, और इनके अराउंड कुछ सेंट्रोस्फियर होता है, जो इनका ग्राउंड मटेरियल होता है वो डिसअपियर कर जाता है। ओके, दैट डिसअपियर्स फ्रॉम सेंट्रो में, इसलिए जो सेंट्रियोल होते हैं ये फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो सेंट्रियोल स्प्लिट्स इन अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में सेंट्रियोल स्प्लिट करता है, ये चीज़ समझ आ गई। फिर क्या होता है, सेंट्रियोल्स दे डेवलप फाइन आईलैश लाइक थ्रेड्स। ये कुछ आईलैश जैसे थ्रेड, ऐसी ना कुछ आईलैश जैसे थ्रेड्स ये डेवलप कर लेता है, ऐसे आईलैश जैसी थ्रेड्स। इनको हम कहते हैं एस्ट्रल रेज। ठीक है, लाइक एस्ट्रल रेज में लाइक स्प्लिन आईलैश लाइक थ्रेड्स होते हैं। ठीक है, हाँ एस्ट्रल रेज होते हैं, वैसे एस्ट्रल रेज होते हैं। एंड सेंट्रियोल की हम बात करें, अगर हम बात करें कि जो सेंट्रियोल है अलोंग विद एस्ट्रल जो ये रेज हैं, इनको हम मिलाकर कहते हैं एस्ट्रस। तो यही जो होते हैं, जो आईलैश लाइक थ्रेड्स होते हैं एस्ट्रल रेज इन, और सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज, दिस इज एस्टर। फिर टू एस्टर्स मूव टूवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। ये दो जो एस्टर्स होते हैं ये कहीं ना कहीं तो होंगे, बट ये अपोजिट पोल्स के टूवर्ड्स चले जाते हैं। अभी मैंने तो बनाए ही अपोजिट पोल्स में, बट चले जाते हैं उधर। बाय द एंड ऑफ प्रोफेस दे रीच, इधर ये एंड जब प्रोफेस ख़त्म हो जाता है, कल ख़त्म होने वाला होता है, तब तक ये यहाँ पर पहुँच चुके होते हैं। बिटवीन टू एस्टर्स, तो दो एस्टर्स के बीच, यानी कि ये जो पूरा खाली रीजन है, इधर इधर बन जाते हैं प्रोटीनेशियस फाइबर्स, जिनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं, फिर माइटोटिक एपेरेटस कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे इनके बीच में ऐसे स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर से माइटोटिक एपेरेटस कहते हैं। एनिमल सेल में जो स्पिंडल होते हैं, एनिमल सेल में स्पिंडल्स को हम कहते हैं एम्फीएस्ट्रल स्पिंडल। एंड प्लांट सेल्स में स्पिंडल जो होते हैं वो उनमें एस्टर नहीं होते हैं, उनमें ये एस्टर्स के बिना होते हैं स्पिंडल फाइबर्स, उनको हम एनेस्ट्रल स्पिंडल कहते हैं। अब एस्टर्स क्यों नहीं होते, ये भी पूछा जा सकता है, भाई प्लांट सेल में एस्टर्स क्यों नहीं होते, बिकॉज सेंट्रियोल ही नहीं तो एस्टर कहाँ से आएगा, सेंट्रियोल तो होना चाहिए ना एस्टर के लिए। तो सेंट्रियोल नहीं होता तो एस्टर भी नहीं होते, इसमें हम एनेस्ट्रल स्पिंडल कहते हैं। ये मे भी तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ना हो, बट बता दिया मैंने, ऐसा फैक्ट बता दिया। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर स्टार्ट डिसअपियरिंग, ये मेन चीज़ है, इसी को आइडेंटिफाई होता है। मेन चीज़ यही है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इस प्रोफेज में, मिड प्रोफेज में ये क्या करते हैं, डिसअपियर करना शुरू कर देते हैं, और एंड में ही टोटली डिसअपियर हो जाते हैं। डिसअपियर ऐसा नहीं कि भाई ख़त्म हो गए सेल से, नहीं भाई, वो सेल में कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। टेलोफेज में वापस आ जाते हैं, वापस जुड़ जाते हैं, ऐसे समझ लो। मेटाफेज की बात करते हैं।
देखो इसका जो डायग्राम है मैंने बना नहीं रखा बुक में, एक बार ये सारा जो भी ये है तुम्हारे मेटाफेज एनाफेज जो बचा है, मैं तुम्हें जब ये एक बार समझा दूँ, आई शो यू फ्रॉम बुक, और बुक से एक समराइज करके एक्सप्लेन, आई डू इट अगेन, ठीक है। मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स बिगिन टू शो पेक्यूलियर मूवमेंट्स। अब क्रोमोसोम्स कुछ मूवमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम तुम्हारे कहीं ना कहीं होते हैं, तो कहीं बिखरे हुए जो क्रोमोसोम्स कंडेंसर कहीं ना कहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, अब मूवमेंट शुरू करते हैं, थोड़ा कहीं इधर क्या करते हैं, इस जगह पर बीच में आने की कोशिश करते हैं। ओके, दे ट्राई टू कम बीच में आने की कोशिश करते हैं, एंड दे अरेंज देमसेल्स ऑन द इक्वेटर स्पिंडल। और इसको इक्वेटर जो स्पिंडल है उसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, जो बीच का जो हिस्सा है उसको हम इक्वेटोरियल प्लेन, जो ये तुम कह सकते हो ना, जो बीच का प्लेन है इसको हम इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। इधर ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स इधर अरेंज होने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इधर आने की कोशिश करते हैं ऐसे, और ये इधर अपने आप को अरेंज कर लेते हैं मेटाफेज में, इसको मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं। ये तुम्हें डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा, अभी बस ये चीज़ बेसिक सी चीज़ समझ लो। एनाफेज पे आता है। एनाफेज में क्या होता है, ईच सेंट्रोसोम जो ईच सेंट्रोसोम इट स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर सेंट्रोमियर है, सॉरी सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर यानी कि जो तुम्हारे क्रोमोसोम, ये तुम्हारे क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ये आधा बढ़ जाता है, ये ऐसे बढ़ जाता है इंटू टू सेंट्रोमियर। तो ये दो सेंट्रोमियर होंगे, एक सेंट्रोमियर एक क्रोमेटिड को कैरी करेगा ऐसे, ठीक है, ईच रिटेनिंग वन ऑफ द टू क्रोमेटिड्स। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स या फिर डॉटर क्रोमोसोम भी कह सकते हैं। तो दिस इज नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड या फिर डॉटर क्रोमोसोम। दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। अब यही जो है ना, ये बिखर के क्या करता है, ये अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, यहाँ से टूट गए, अब ये इधर इधर माइग्रेट करना शुरू कर देंगे, अपोजिट पोल्स के टुवर्ड्स खींचे चले जाएंगे, ठीक है। इनमें जो ये आता है, ये जो मूवमेंट आता है, ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आता है स्पिंडल फाइबर्स की, जो स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तभी इनको खींचते हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन की पूछा जाए तो आइडेंटिफिकेशन इसका दो तरीके से होता है, स्प्लिटिंग और मूवमेंट से। एक तो मूवमेंट हो रहा है और दूसरा स्प्लिटिंग हो रही है। टीलोफेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ईच सिस्टर क्रोमेटिड जो हमारा बन गया, जो खिंच के जो सिस्टर क्रोमेटिड जो बचे हैं, अब वो अनकॉयल करना शुरू करते हैं। अब वो जो कॉयल हो गए थे वो क्या करेंगे, खुलेंगे। अब वो खुलेंगे, थिन होएंगे, एलोंगेट करेंगे, एंड दे विल फॉर्म अ नेटवर्क। उस नेटवर्क को हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ क्रोमेटिन रेटिकुलम वापस बन जाएगा, एंड उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा रीअपेयर करेगा, न्यूक्लियोलाई भी दोबारा रीअपेयर करेगा, और जो यहाँ पे क्या करेंगे, दो न्यूक्लियोलाई आएंगे, अब एक न्यूक्लियोलस नहीं होगा, दो होंगे, और वो एक एक तुम्हारे जो जो दो डॉटर न्यूक्लियर बने हैं, अब जो डिवीजन हो चुका है, यहाँ पे दो न्यूक्लियस तुम्हारे बट चुके हैं, उनके अंदर एक एक चला जाएगा, एंड स्प्लिंडल फाइबर्स एस्टर जैसे चीज़ें हट जाएंगी और डिसअपियर कर जाएंगे। सेंट्रियोल भी तुम्हारा क्या करेगा, डुप्लीकेट करेगा। पहले क्या होता, पहले स्प्लिट करा था, अब डुप्लीकेट कर जाएगा, एंड इट विल अगेन बी सराउंडेड बाय सेंट्रोस्फियर अगेन। तो क्या इससे क्या होएगा, जो ये क्या होंगे, अब डुप्लीकेट हुआ है, तो जो जब तुम्हारा डिवीजन होएगा जो दो सेल बनेंगे, उन दोनों सेल में एक एक सेंट्रियोल चला जाएगा, इस फॉर्म में डुप्लीकेशन होगी, ठीक है। तो यानी कि ये भी काइंड ऑफ कांस्टेंट रह जाता है, तुम्हें दोनों सेल्स में सेंट्रियोल मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अब एक ही सेंट्रियोल था तो वो भी स्प्लिट हुआ तो क्या होएगा, वो किस में जाएगा, नहीं डुप्लीकेट हो जाएगा इस टेलोफेज में और दोनों में चला जाएगा। अब साइटोकाइनेसिस करने से पहले एक बार ये बुक से जो डायग्राम्स है वो एक बार देख लेते हैं, ताकि तुम्हें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। तो ये तुम्हारे डायग्राम्स है, यहाँ पे देखो अर्ली प्रोफेज में क्या हो रहा है, ये तुम्हारे जो है ये काफ़ी तुम चाहते हो लंबे लंबे से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, लंबे हैं, एंड लाइक थिन फाइबर्स, ये तुम्हारे क्रोमैटिन है, ठीक है, दिस इज क्रोमैटिन फाइबर्स। यहाँ पे क्या होता है, अर्ली प्रोसेस में तुम्हारा ये एस्टर बनना शुरू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इस टाइम, न्यूक्लियोलस भी होता है, अभी डिसअपियर करना शुरू नहीं करेगा, मिड में करता है डिसअपियर, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, न्यूक्लियोलस भी होएगा, एंड ये क्या होता है, ये तुम्हारे क्रोमोसोम्स नहीं होते, क्रोमैटिन होता है। मतलब प्रोफेज में क्रोमोसोम ढंग से नहीं दिखते, यहाँ पे मिड में जाके तुम्हें ढंग से मतलब लेट में तुम्हें जाके ढंग से दिखेंगे ये, अभी तो ये क्रोमैटिन ही है, अब इसमें इतनी ज़्यादा कंडेंसेशन आई नहीं है। फिर चले मिड प्रोफेज में,
तो ये न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन थे तुम्हारे डिसअपियर करना शुरू कर देते हैं, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर करना शुरू कर देता है। यहाँ पर तो डिसअपियर करना दिखाई दे कि डिसअपियर हो गया, बट पूरा नहीं होता। एस्टर्स यहाँ पे तुम्हारे क्या करता है, ये जो एस्टर बन चुके हैं ये तुम्हारे अपोजिट पोल्स के टुवर्ड्स माइग्रेट करता है। ये जो है ये घूम के यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, अपोजिट पोल्स पे आ जाएगा। सो दे अरेंज देमसेल्व्स एट द अपोजिट पोल्स। लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये अपोजिट पोल्स पे आ चुके हैं और क्या करते हैं, स्पिंडल बनना शुरू कर। देखो इनके बीच में क्या करना है, स्पिंडल प्रोटीनेशियस फाइबर, ये स्पिंडल बनने शुरू हो गए हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ये पूरा हट चुके हैं। मेटाफेज पे इन्होंने अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लिया है। मेटाफेज में इन्होंने अपने आप को यहाँ पे बीच में अरेंज कर लिया। यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्रोमोसोम्स बन चुके हैं। ये क्रोमोसोम्स बीच में आ चुके हैं और ये कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं। फिर यहाँ पे देखो अच्छा अर्ली एनाफेज यहाँ पे, ओके। अर्ली एनाफेज में क्या है, ये खिंच गए, यहाँ पे सेंट्रो में क्या करा, डिवाइड करा और खिंच गए, ये ऐसे ऐसे खिंच गए, एक दूसरे से अलग हो गए। तो ये क्या है, दिस इज वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड एंड वन क्रोमेटिड वन क्रोमेटिड। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 1 2 3 4 8 हो गए। तो 4 क्रोमोसोम से वी गॉट 8 क्रोमेटिड्स, अभी अलग अलग हो गए, ऐसे खिंच गए। फिर क्या हुआ, लेट एनाफेज हुआ। अब यहाँ पे इन्होंने अर्ली एनाफेज और लेट एनाफेज दिया है, तो लेट एनाफेज अर्ली एनाफेज में कम खींचा, अर्ली एनाफेज में लेट में ज़्यादा खिंच गए। इतना ही ये वर्ड नहीं है, एक ही एनाफेज में इतना है कि बस खिंच गए। टीलोफेज की बात करते हैं। अर्ली टीलोफेज में तुम्हारा क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा अपीयर कर रहा है, स्पिंडल तुम्हारे खत्म हो रहे हैं, लाइक डिसअपियर कर रहे हैं, न्यूक्लियोलस तुम्हारा वापस आ रहा है, एस्टर तुम्हारे खत्म होने को हो रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुए नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोलस भी आ चुका है और एक एक देखो यहाँ पे ये एक न्यूक्लियर में तुम्हें 2 न्यूक्लियोलस मिल चुके हैं, लाइक इस न्यूक्लियर में भी एक है, इस न्यूक्लियर में भी एक है। और यहाँ पे क्या देख रहे हो तुम देख सकते हो बीच में एक फरो बन चुका है, इसको हम क्या कहते हैं, फरो कहते हैं। ये जो चीज़ है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होएगा तो ये टूट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये साइटोकाइनेसिस में होएगा। तो ये साइटोकाइनेसिस में तो अलग हो चुके हैं अभी यहाँ पे। लेट टेलोफेज में क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारे क्रोमोसोम सब थे ये क्रोमेटिन रेटिकुलम में बदल चुके हैं, ये तुम्हें थिन फाइबर्स और नेटवर्क बन चुका है ये। और यहाँ पे सेंट्रोसोम भी तुम्हारे 2 हो चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी डायग्राम से तुम्हें समझ आ चुकी है। साइटोकाइनेसिस पे चलते हैं। ये साइटोकाइनेसिस में देखो प्लांट सेल वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पता मैं सिलेबस में ये ढंग से है या नहीं, बट थोड़ा बहुत जान लो इसका कि फॉर्मेशन इसमें क्या होता है, सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है, एक सेल प्लेट बनती है। वेसिकल्स फ्रॉम गोल्गी बॉडी अपीयर एट द इक्वेटर एट द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। इसमें क्या होता है, जो एनेस्ट्रल स्पिंडल्स बनते हैं हमारे, उसमें जो वेसिकल्स हैं फ्रॉम गोल्गी बॉडी वो इक्वेटर पे आ जाते हैं एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है एंड डिवाइड द साइटोप्लाज्म इनटू 2 हाफ्स। इससे क्या होता है, सेल प्लेट जब फॉर्म होता है साइटोप्लाज्म को 2 हाफ में बांट देती है, तो इस साइटोप्लाज्म सेल प्लेट से बढ़ता है इधर। तो मैं ये बस मेन डिफरेंस जो पता होना चाहिए साइटोकाइनेसिस में, दोनों में प्लांट एनिमल में क्या डिफरेंस है, कि इधर जो बटेगा, जो 2 हाफ में जो साइटोप्लाज्म तुम्हारा डिवाइड होएगा वो डिवाइजन किसकी वजह से आएगा, तो इसमें सेल प्लेट की वजह से आता है, इसमें फरो की वजह से आता है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो मैंने डिटेल में लिखा, सिर्फ कीवर्ड्स लिखे, सब सब हेडिंग्स है, तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दूंगी। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस में पहला है जेनेटिक स्टेबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, इधर क्रोमोसोम नंबर तुम्हारे सेम रहते हैं तो जेनेटिक स्टेबिलिटी है एक। फिर मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज, तुम्हारा सेल साइज भी उतना ही रहता है, बिकॉज क्या रहता है, अगेन जब डिवाइजन से पहले सेल बड़ा होता है, फिर डिवाइड होएगा तो उतना ही सेल लाइक पेयर लाइक उसका सेल तो साइज उतना तो रहेगा ना। देखो पहले क्या था, इतना था, इंटरफेस में इतना हुआ, डिवाइड करके दोबारा इतना होगा, तो क्या सेल साइज सेम नहीं रहा, सेम ही रहा ना। रिप्लेसमेंट में हेल्प करते, बिकॉज डिवीजन होएगी तो रिप्लेस होएंगे ना, जो खराब सेल्स है वो नए सेल से रिप्लेस हो जाएंगे। रिपेयर की बात करते, कोई इंजरी वगैरह हो गई है तो उसके जो सेल्स है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, जो एम्ब्रियो होता है वो उसमें जो डिविजन्स होते हैं वो माइटोसिस की वजह से डिवीजन आती है, उसमें तो माइटोसिस थोड़ा ना, और उसमें माइटोसिस हो रहा है, जाइगोट बन चुका है वो। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में माइटोसिस का काफ़ी रोल है। रीजनरेशन में जो नए सेल्स आता है, वही सेम रीज़न है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दैट इज़ द सेम थिंग। वो ऐसा नहीं है कि लाइक हमारे में जैसे रिप्रोडक्शन डेट इज़ वे डिफरेंट फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वो तो
अपने आप को डिवाइड कर देते हैं, उनमें ये एक सेल से 2 सेल बन गए, डेट इज रिप्रोडक्शन उनके लिए, तो वही माइटोसिस है। मेयोसिस पे आए तो मेयोसिस हमारा रिडक्शनल सेल डिविजन होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा डिवीजन होता है उसमें 4 टोटल सेल्स मिलते, 4 टोटल सेल्स आते हैं मेनली। इसलिए जो मायोसिस टर्म है ये फार्मर और मूरे ने दिया था। ये मायोसिस हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है, यानी कि टेस्टिस और ओवर में होता है, टेस्टिस और जो फीमेल्स में ओवर। एंड प्लांट्स में बात करें तो एंथर एंड ओवरी, ठीक है, एंथर एंड ओवरी। एंथर्स क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन्स बनाएंगे, ओवरीज बनाएंगे। दिस आर नथिंग बट सेक्स गैमेट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन से तुम्हारे 23 तो नहीं, मतलब हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। 23 के जब में क्या कहना चाहिए, हैप्लोइड कहना चाहिए। ह्यूमन्स छोड़ना है तो हैप्लोइड होंगे, इसमें भी क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे। जब दोबारा ये ऐड होंगे तो हमें डिप्लॉइड मिल जाएगा। ये गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है, 2 सक्सेसिव सेल डिविजन होते हैं, 2 डिविजन होती है, एक के बाद एक 2 डिविजन होंगी। पहले डिवीजन में क्या होगा, देखो पहला डिवीजन रिडक्शन होता है, दूसरा डिवीजन इक्वेशन होता है। इसमें हमें 4 टोटल सेल्स मिलते हैं, हाफ क्रोमोसोम्स नंबर हो जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। ओके, दिस इज ऑलवेज इन डिप्लॉइड सेल्स, होएगा डिप्लॉइड सेल्स में ये, ठीक है, होता है डिप्लॉइड सेल्स में, बट प्रोड्यूस क्या करता है, हैप्लॉइड सेल्स। टेस्टिस तो क्या है, टेस्टिस में तो डिप्लॉइड सेल्स हैं, बट बना जो टेस्टिस जो बना रही है, टेस्टिस जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रही है वो हैप्लॉइड होएगा। मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 इज योर रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। ये तुम्हारा रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसमें पहले में क्या होता है, जो तुम्हारा 2n होता है, यानी कि डिप्लॉइड जो होता है हैप्लॉइड में बट जाता है, यानी कि यहाँ पे अगर 46 है तो ये 23 में बट जाएगा। समझ रहे हो ये चीज़। ये होता है होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। मेयोसिस 2 की बात करें, इक्वेशन होता है, यानी कि ये जो इतना पार्ट है वो तुम्हारा इक्वेशनल वाला पार्ट है। इसमें तुम्हें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। तो ये जो 2n था बट के हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड बन के और हैप्लॉइड बनाएंगे, ये वाली चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ तुम्हें समझ आ गई, डायग्राम समझ आ गया, तो बाकी कुछ नहीं है इसमें, मेयोसिस में और कुछ नहीं है। सिग्निफिकेंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेशली जो इतना वाला पार्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। सिग्निफिकेंस में क्या है, तो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर में देखो क्या होता है, तुम्हारे 2 गैमेट्स हैं उनमें हैप्लॉइड नंबर्स हैं, तो क्या होता है, जब कंबाइन करते हैं फर्टिलाइजेशन में, जब ये दोनों कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, जाइगोट बनता है। वो जाइगोट में जो तुम्हारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे वो 46 होंगे, टोटल होंगे, उसमें तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आएंगे। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी मतलब काइंड ऑफ कह लो कि क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है एक स्पीशीज़ में, इसकी वजह से सेम स्पीशीज लाइक क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है। इन लेटेस्ट से कि इनमें भी अगर हमें कंडीशन बन देगी, इनमें भी अगर माइटोसिस हो रहा होता तो क्या होता, यानी कि अगर माइटोसिस होता तो स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम्स आते और एग में भी 46 क्रोमोसोम्स आते। अब ये कंबाइन करते हो तो हम लगा लो कितने क्रोमोसोम बनते हैं, लाइक 46 + 46 क्या होता है, तुम्हारे 92 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। तो देख रहे हो, और ये चीज़ तुम सोचो कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब 92 क्रोमोसोम्स लेटर से एक इंडिविजुअल में 92 क्रोमोसोम्स आए, अब वो क्या करेगा, उसके जो अब उस वो जो गैमीट्स बनाएगा उसके गैमीट्स में भी 92 क्रोमोसोम्स आएंगे, वो 92 अगेन ऐड होकर मतलब तो सोचो तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा इतना, वो फिर तो अलग ही चीज़ हो जाएगी। तो मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट, वेरिएशंस आते हैं इसकी वजह से, क्योंकि देखो मदर के अलग जीन्स है, फादर के अलग जीन्स है, तो वेरिएशंस आते हैं, एवोल्यूशन होता है। एंड क्रॉसिंग ओवर मेन चीज़ है कि क्रॉसिंग ओवर एक फिनोमिना होता है जिसमें मैटरनल और पैटर्नल क्रोमेटिड्स जो हैं ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मायोसिस 1 रिडक्शनल टाइम पे दे लिंक टुगेदर टू फॉर्म कियास मेटा, ये दोनों लिंक करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो हमारे क्रोमेटिड है ये मदर के क्रोमेटिड है और ये हमारे फादर क्रोमेटिड है, ये लिंक करते हैं, दोनों में एक लिंक बनता है कियास मेटा, बीच में जो पॉइंट है उसको कियास मेटा कहते हैं, यहाँ पे फिर कियास्मा कह लो, तो to form chiasma and through which exchange of genetic material takes place. So crossing over में there's nothing but crossing over में genetic material का exchange होता है between maternal and paternal chromatids of homologous chromosomes. तो यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब एक चीज़ जो मुझे तुम्हें समझानी रहती थी, मैंने बोला था कि लास्ट में समझेंगे। देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बाद थोड़ा सा एक क्रोमोसोम का थोड़ा सा समझना कि जो तुम्हारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा एक डीएनए,
इस डीएनए में देखो कहीं ना कहीं तो हमारे हिस्टोन्स प्रोटीन होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं हिस्टोन्स प्रोटीन होंगे। अभी हम बात करते हैं ऑक्टामेयर की, ठीक है। यहाँ पे इसने कुछ इस तरह, इस प्रकार से 8 प्रोटीन्स ऐसे ऑक्टामेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो एक स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड इस ऑक्टामेयर के अराउंड, ये जो डीएनए की एक स्ट्रैंड है, इस एक ऑक्टामेयर के अराउंड कॉइलिंग करती है, वैसे ऐसे 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 कॉइलिंग करना शुरू कर देती है। ये वाली स्ट्रैंड इसके अराउंड ऐसे ऐसे कॉइलिंग 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 करना शुरू कर देती है। ये जब कॉइलिंग होती है यहाँ पे, ये सिंपल कॉइलिंग हो रही है, अब क्या है कि सुपर कॉइलिंग होगी, ऐसे सुपर 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 कॉइलिंग होगी, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग होगी। अब ये कहते हैं सुपर कॉइलिंग बन बन के यहाँ पे क्या करता है, ये ऐसे ऐसे बन जाता है। तो ये इस प्रकार हमारा क्रोमोसोम को शो मत देखो, मेरा डायग्राम इतना एक्यूरेट नहीं होगा, बट जितना मेरे को याद है, मैंने भी कहीं ना कहीं यूट्यूब से इस चीज़ को पढ़ा था। यूट्यूब मेरी बुक में ये चीज़ क्लियरली दे नहीं रखी है। तो ये बस थोड़ा सा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस न्यूक्लियोसोम, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन है, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत समझा दिया। आई होप ये चैप्टर तुम्हें समझ आ गया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।